अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मियोसिस को कि मियोसिस जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे ऑस्कर हर्टविग, जिन्होंने सबसे पहले मियोसिस के प्रोसेस को नोट किया। ठीक है, और उन्होंने क्या नोट किया, जो सेल है वो एक से चार में बन रहे हैं। ठीक है, डिवाइड होके एक सेल जो है वो चार डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो जाएंगे। माइटोसिस के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम होते हैं, जिस तरह पेरेंट सेल के अंदर होते हैं इसी तरह जो है वो डॉटर सेल के अंदर भी होते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या है कि जो जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे उससे हाफ जो है वो डॉटर सेल के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल में क्या फ़र्क है, अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद हों। ठीक है, अगर ये आपके पास एक क्रोमोसोम है और इसी तरह का दूसरा क्रोमोसोम भी अगर एक सेल के अंदर मौजूद हो जिनका साइज़ और शेप एक जैसा हो, तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस तरह अगर होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद हों, पेयर की फॉर्म में मौजूद हों, तो वो सेल को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड, और उसको 2n से शो करते हैं। और अगर किसी से वो सेल जो है हाफ कर दिया जाए या उसमें जो है सिंगल पेयर मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, या सिर्फ n के साथ उसे लिखते हैं। ठीक है, तो मियोसिस का प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा होता है और उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। तो हम बारी बारी इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 को मज़ीद चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें है प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और लास्ट में है टीलोफेज़ 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेज़ 1 के अंदर क्या होता है। जितनी भी मियोसिस होती है उसका 90% टाइम जो है वो प्रोफेज़ 1 के अंदर लग जाता है। ठीक है, और उसकी एक ख़ास वजह होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो 90% ऑफ द टोटल टाइम जो है वो प्रोफेज़ 1 के अंदर लग जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, वो कंडेंस होते हैं और विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में। ठीक है, आपके पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे डीएनए के अंदर, अब वो कंडेंस होंगे और कंडेंस होकर आपके पास क्या बना देंगे, क्रोमोसोम्स बना देंगे। ठीक है, क्रोमोसोम इस तरह से बन जाएंगे। अब टू होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जो साइज़ और शेप में बिल्कुल एक जैसे हों। ठीक है, साइज़ और शेप में बिल्कुल एक जैसे हों। तो टू होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं आपस में करीब आ जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। जब आपस में करीब हो जाते हैं, साइनेप्स हो जाते हैं, तो वो मिलकर एक टेट्राड बना देते हैं। ठीक है, जो कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम ये आ गया और दूसरा जो है इसके करीब ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्या बना देंगे, टेट्राड बना देंगे। अब टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से क्या मुराद है, ये जो आपको क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक का जो क्रोमेटिड है वो दूसरे के क्रोमेटिड के साथ अपना सेगमेंट जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जिप टुगेदर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और उसे क्या कहेंगे, क्याज़मेटा फॉर्मेशन कहेंगे। और क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, आपके पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये जो है वो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इन दोनों के ये जो अपने 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 जो क्रोमेटिड्स हैं इनको आपस में क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में क्या लगेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड लगेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है कि ये आपस में जो है बाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे साइनेप्सिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपके पास बाईवेलेंट या टेट्राड जो है वो बन चुके हैं। आगे क्या हो गया कि आगे जो है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ, जिसमें जो क्रोमोसोम थे उन्होंने अपना सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, एक्सचेंज हो गया और ये जो आपके पास बन गया इसको क्या कहते हैं, क्याज़मा कहते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज़ के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, इन्हीं को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि आपके जीन्स जो हैं वो शफल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे जीन्स मौजूद होते हैं और वो क्या है, शफल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी डिसअपियर हो जाती है। ये दोनों चीज़ें जो है वो गायब हो जाती हैं
और उसके बाद सेंट्रियोल जो है वो सेल के अपोजिट पोल को चला जाता है और उसमें से जो है स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ होता है प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी आपको समझ आ गया कि क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम देखते हैं मेटाफेज़ 1। तो मेटाफेज़ 1 के अंदर क्या होगा कि मेटाफेज़ प्लेट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। मेटाफेज़ प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कैसे कहते हैं कि ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम हैं वो सेल के सेंटर के अंदर अलाइन हो जाएं, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर आ जाएं। और ये कौन करता है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़कर सेल के दरमियान में ले आते हैं और इसको क्या कहते हैं, मेटाफेज़ प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। ये होता है मेटाफेज़ 1 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 के अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम को खींचकर साइडों की तरफ लेके जाते हैं। याद रहे कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में अलग नहीं होंगे, जब बल्कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएंगे। एक जो है एक साइड के ऊपर चला जाएगा और दूसरा जो है दूसरी साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये आपस में यहाँ से सेपरेशन जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है इस तरफ आ रहा है और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, जिनके दरमियान रिकम्बिनेशन का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो नहीं होती। किसी भी जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनकी अभी तक सेपरेशन जो है वो नहीं होती और यूँ आपके पास हेप्लॉइड सेल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों कोनों के ऊपर जो है हेप्लॉइड सेल बन जाएंगे। यानी टोटल एक सेल के अंदर कितने थे, 6 थे, ठीक है। यहाँ पे देखें कितने क्रोमोसोम थे, 6 थे। अब 3 एक तरफ चले गए हैं और 3 जो है वो दूसरी तरफ चले गए हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गए। नेक्स्ट है जी टीलोफेज़ 1, ठीक है। टीलोफेज़ 1 के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम इस स्टेज के अंदर जो है अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच चुके होते हैं, यानी कि कोनों की तरफ जो है वो पहुंच चुके होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपीयर हो जाती है, फिर से बनना शुरू कर देती है और न्यूक्लियोलाई भी जो हैं वो भी रीअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है लेटर केसेस में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस हो जाती है और यहाँ पे क्या है कि हल्की सी ग्रूव बन जाती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्रूव बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मियोसिस 2 और मियोसिस 2 भी जो है क्या है कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि पेरेंट सेल जो है वो हेप्लॉइड होंगे। आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि पेरेंट जो है वो 2n होता है, जबकि मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है पहले से ही हाफ होंगे, ठीक है। तो इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने कि एक प्रोफेज़ 2 है, मेटाफेज़ 2 है, एनाफेज़ 2 है एंड देन टीलोफेज़ 2 है। तो हम बारी बारी इनको भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रोफेज़ 2। तो प्रोफेज़ 2 के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो फिर से विजिबल होंगे, यानी कि क्रोमेटिन जो है वो फिर से क्रोमोसोम बनेंगे और जो है क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाएंगे। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसअपीयर हो जाएंगे। प्रोफेज़ के अंदर डिसअपीयरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल को चले जाएंगे और उनमें से क्या है स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू कर देंगे। यहाँ से आप येलो कलर के देख सकते हैं कि सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो गए। यहाँ से देखें जो आपका पेरेंट सेल था वो 2 में डिवाइड हुआ, तो अब अभी आपको ये प्रोसेस जो है दो इमेजेस में शो किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफेज़ 2। तो मेटाफेज़ के अंदर क्या बनता है, मेटाफेज़ प्लेट बनती है या जिसे इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। तो क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम को पकड़कर सेल के सेंटर में ला के खड़ा कर देते हैं बिल्कुल इधर, और इसको क्या कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो एक ही लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनको दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर पकड़ के सेल के बिल्कुल सेंटर में रख देते हैं और इनको क्या कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज़ प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है मियोसिस मेटाफेज़ 2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एनाफेज़ 2। एनाफेज़ 2 के अंदर क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अब सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एनाफेज़ 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते थे, लेकिन एनाफेज़ 2 के अंदर क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम है तो इसके जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरा फ़र्क आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, अब ये फिर से डिवाइड रेप्लिकेट करके पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा और ये जो है फिर से क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं इसके मुकाबले में जो है सेम ही रहेंगे, लेकिन हाफ़ होंगे, ठीक है, हाफ़ होंगे। तो NF2 के अंदर क्या हुआ कि जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो गए और पोल्स की तरफ डिफरेंट जो दो पोल्स बनते हैं उनकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज में क्या होगा कि टेलोफ़ेज़ 2 जिसे हम कहते हैं, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। और फिर से न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती हैं और आपके पास छोटे छोटे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और याद रहे कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस इधर बनेंगे, दो न्यूक्लियस इधर बनेंगे, टोटल कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस होगी जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास टोटल 4 सेल जो है वो बन जाएंगे। तो मियोसिस का पहला बुनियादी फ़र्क यही है कि इसमें एक सेल जो है वो 4 सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कितने सेल के अंदर, 4 हेप्लॉइड सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास मियोसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से मियोसिस आपके बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो मियोसिस का जो मेन प्रोसेस है वो आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं ये वाला पूरा प्रोसेस। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जो मैटरनल क्रोमोसोम थे वो रेप्लिकेट हुए, ठीक है, वो रेप्लिकेट हुए और वो क्या है, आपके पास एक नया जो है वो डिप्लॉयड सेल है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो ब्लू कलर का है ये पैटर्नल है, यानी कि आपके फादर का, और जो आपको दूसरे कलर का नज़र आ रहा है ये कौन सा है, मैटरनल है, यानी कि मदर से आया हुआ। दोनों फिर से रेप्लिकेट करेंगे, एक दूसरे की कॉपी बनाएंगे, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन हो गई, तो ये आपके पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए। यानी कि होमोलोगस का डिटेल मतलब ये है कि इन दोनों के ऊपर सेम जीन मौजूद होंगे, ठीक है, लेकिन एक मदर से आया होगा और एक जो है फादर से आया होगा। अब इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग होगी और ये अपने सेगमेंट जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें सेगमेंट चेंज हो गए। यहाँ पे देखें ये दोनों के दोनों इधर पिंक थे और दोनों के दोनों इधर जो है लाइट ब्लू थे, और अब जो है एक में पिंक और लाइट ब्लू और यहाँ पे भी लाइट पिंक और ब्लू आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे ये मियोसिस 1 हुई यहाँ तक, और इसके बाद मियोसिस 2 यहाँ हो गई और आपके पास 4 हेप्लॉइड सेल जो है वो बन गए। अब ये हेप्लॉइड सेल जाएगा, इस हेप्लॉइड सेल के साथ जो है वो कम्बिनेशन करेगा और आपके पास देन यही प्रोसेस यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं या एग सेल कहते हैं या जर्म लाइन सेल कहते हैं, जिनके अंदर मियोसिस होती है, ठीक है। जो माइटोसिस है वो आपकी बॉडी के सेल के अंदर होती है, सोमेटिक सेल्स जिन्हें कहते हैं, जबकि मियोसिस जो है वो आपकी जर्म लाइन सेल यानी आपके जो स्पर्म और एग ओवरी के अंदर जो बनते हैं वहाँ पे मियोसिस होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की, मियोसिस की जो इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होती है। तो फार्मेशन ऑफ गेमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गेमीट्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गेमीट्स किस तरह से बनते हैं, यानी कि स्पर्म और एग जो है वो गेमीट ही होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर ये मियोसिस के ज़रिए हेप्लॉइड स्पर्म बनेगा और हेप्लॉइड जो है वो क्या बनेगा, एग बनेगा। दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास डिप्लॉइड जायगोट बन जाएगा, ठीक है, डिप्लॉइड जायगोट बन जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि अगर इनमें मियोसिस नहीं होती, ठीक है, और स्पर्म और एग जो हैं दोनों के दोनों डिप्लॉइड होते, तो जब ये कंबाइन करते तो आपके पास टेट्रापोलॉइडी हो जाती है, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो जाते। तो आपने कितना रखना था, 2n रखना था, जो कि पेरेंटल का होता है, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो प्लांट के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जो कि हेप्लॉइड स्पोर बनाते हैं, ठीक है। हेप्लॉइड स्पोर जो है आगे जाके हेप्लॉइड गेमीट बना देते हैं और जब हेप्लॉइड गेमीट आपस में कम्बिनेशन करते हैं तो आपके पास एक नया जो है वो प्लांट बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप ये देखते हैं कि प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोटेड जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें पहले इधर एक स्पेसिफिक काइंड के जो है वो जीन्स मौजूद थे इस एरिया के ऊपर, फिर हुआ क्या कि जो मदर वाला क्रोमोसोम था और जो फादर वाला था, इन दोनों का कुछ पोर्शन जो आपस में चेंज हो गया तो जीन जो है वो शफल हो गए। अब जो है आपके पास एक नई वैरायटी वाले बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये एक मियोसिस की दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई, ये आपको जो है अपने माहौल के साथ फिट बैठने के लिए काम देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एपोप्टोसिस, कि सेल जो है आपकी बॉडी के अंदर मर जाते हैं तो वो उनके पीछे क्या लॉजिक होती है। तो एक ये है कि या तो एपोप्टोसिस करेंगे या फिर यह है कि वो नेक्रोसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपोप्टोसिस क्या होती है। जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है उसे क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। यानी कि सेल जो है वो एक टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो जो है डेथ होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि रिमूव अनवांटेड सेल, यानी कि जिनकी सेल की ज़रूरत नहीं होती उनमें एपोप्टोसिस जो है वो उनकी जेनेटिक जीन्स के अंदर पहले से लिख दी जाती है कि अब इस स्टेज के बाद आपने जो है ख़त्म हो जाना है। ठीक है। मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जब आप इंसान जो है फीटस के अंदर होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी जो उंगलियां हैं वो जुड़ी होती हैं, लेकिन वो उंगलियों के दरमियान यानी कि आपके हाथ जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर इनमें क्या है कि यहाँ पे सेल जो है वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस करते हैं और आपकी उंगलियां जो हैं वो इस तरह से अलहदा हो जाती हैं। ठीक है, तो दरमियान वाले सेल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, और ये क्या होती है, एपोप्टोसिस होती है। ठीक है। इसी तरह जो मेंढक होती है, मेंढक में आपको अगर पता हो तो मेंढक में जो है वो लार्वा स्टेज में क्या होती है, दुम होती है। लेकिन जब आप बड़ा मेंढक देखते हैं तो उसमें क्या है, कोई भी आपको दुम वगैरह जो है वो नज़र नहीं आती। ठीक है, आपको कोई भी दुम वगैरह जो है वो नज़र नहीं आती। जबकि जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो साथ में उसकी इधर छोटी सी दुम लगी होती है। तो जब मेटामॉर्फोसिस होती है, जब वो लार्वा स्टेज से अडल्ट स्टेज में जाता है तो उसकी दुम जो है एकदम से गायब हो जाती है, यानी कि उसके सेल जो हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, एपोप्टोसिस की दूसरी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो बाहर नहीं जाते, वो बाहर मीडियम में जो है रिलीज़ नहीं होती, ना ही जो है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ना ही इन्फ्लेमेशन यानी कि इम्यून सिस्टम वगैरह जो है ना ही उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ना ही जो है इसके सेलुलर कंपोनेंट्स जो थे वो बाहर रिलीज़ किए जाएंगे। इसके उलट अगर हम देखें तो है नेक्रोसिस का प्रोसेस। और नेक्रोसिस कब होती है, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, या ब्लड सप्लाई जो है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। आपका ब्लड जो है वो मुकम्मल तरीके से उस जगह नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सही तरीके से नहीं होती। बदले में वो सेल जब मर जाता है किसी रीज़न की वजह से, कि आपको जो है डिजीज़ हो, इंजरी आ गई या हादसा वगैरह हो गया, तो वहाँ पे सेल जो मरेंगे उनको क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। यानी कि इनका मरना इनके जीन्स में नहीं लिखा होता, किसी हादसाती तौर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ये सेल जो है जब मरते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि ये नेक्रोसिस के प्रोसेस से हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर नेक्रोसिस हो गई है। इनकी वजूहात क्या क्या हैं, कि किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर है, किसी किस्म के टॉक्सिन केमिकल जो है उसके साथ एक्सपोजर है, रेडिएशन, हीट, ट्रॉमा और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये इसकी वजूहात हैं कि आपके बॉडी के सेल क्यों मर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सुराख होते हैं तो उसका सेल मटेरियल जो है वो सारा का सारा सेल से बाहर आ जाता है। आपने एपोप्टोसिस के अंदर पढ़ा कि सारा का सारा सेल मटेरियल जो है वो बाहर नहीं आता, जबकि नेक्रोसिस के अंदर सारा का सारा सेलुलर मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये था आपके पास नेक्रोसिस का प्रोसेस, और इसके बाद इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।